स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, हमारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग सहायक पाठ की कहानी तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु रचित रचना है, उसके विषय में पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उस क्रम में आज हम लोग 5 बिंदुओं पर विचार करेंगे। पहला होगा लेखक का परिचय, दूसरा शीर्षक के और चित्ते पर प्रकाश डालेंगे, तीसरा बिंदु होगा कहानी का सारांश, चौथा कहानी का उद्देश्य, पांचवा बिंदु होगा जो कहानी के प्रमुख पात्र नायक हीरामन एवं नायिका हीराबाई हैं, उनके चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्क्रीन पर लेखक का परिचय स्क्रीन संकेत के स्मृति संकेत के रूप में पाठक का शब्दार्थ एवं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए गए होंगे, और ये जो प्रमुख पात्र हैं हीरामन और नायिका हीराबाई, इनकी चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु आते रहेंगे, जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे एवं कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं और रेणु जी का परिचय देखते हैं। भारतीय ग्राम्य जीवन को अपने परिपार्श्व की पूर्णता में चित्रित करने वाले आंचलिक कथा के शलाका पुरुष फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। रेणु की प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज के ली अकादमी स्कूल से शुरू हुई। इनका परिवार मध्यम वर्गीय किसान के संस्कारों का परिवार था। फारबिसगंज के अतिरिक्त नेपाल व काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1942 ईस्वी में यह जन आंदोलन में कूद गए तथा 3 वर्ष तक नजरबंद रहे। किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए सामंती शोषण के शिकार नेपाल के मजदूरों के बीच भी कार्य किया। 1950 ईस्वी में नेपाल के मुक्ति आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1946 ईस्वी के आसपास इनकी लिखी हुई कुछ कहानियां कलकत्ते से प्रकाशित होने वाली पत्रिका विश्वामित्र में प्रकाशित हुई, और यहीं से यह राजनीति के स्थान पर साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हुए। सन 1950 ईस्वी में यह टीबी रोग से ग्रसित हुए, परंतु शीघ्र ही स्वस्थ होकर श्रीमती लतिका रेणु के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध हुए और पटना आकर स्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य साधना में लग गए। इनकी पूर्व पत्नी व बच्चे गांव में खेतीबाड़ी संभालने लग गए। 1954 ईस्वी में इनका महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, और इसके साथ ही यह हिंदी के शीर्ष रचनाकारों की पंक्ति में प्रतिष्ठित हो गए। नई कहानी के दौर में इनकी महत्वपूर्ण कहानी मारे गए गुलफाम प्रकाशित हुई, जिस पर फिल्मकार शैलेंद्र ने चर्चित फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किया। जीवन की सांध्य बेला में पुनः राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ाव रहा तथा जेपी के साथ पुलिस दमन के शिकार हुए। वह जेल भी गए। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री सम्मान भी लौटा दिया गया। सन 1976-77 में ईस्वी में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के पश्चात अंततः 14 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। व्यक्ति और कृतिकार दोनों ही रूप में अप्रतिम फणीश्वर नाथ रेणु ने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी लिखा। इनकी साहित्यिक कृतियां हम इस प्रकार देख सकते हैं: उपन्यास मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस। कहानी संग्रह इनकी है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी में संपूर्ण कहानियां, अक्षय आदमी,
प्रतिनिधि कहानियां। रिपोर्टाज इनके हैं ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा। संस्मरण देखें हम लोग उनका, वह तुलसी की गंध श्रुतु अश्रुत पूर्व। तो ये हम लोगों ने रेणु जी का परिचय देखा। अब हम लोग अगले क्रम में कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालेंगे। कहानी का शीर्षक तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम उपयुक्त है। 2 कसम खाने के उपरांत एक चोर बाजारी का माल नहीं ला दूंगा और दूसरी बांस की लदनी नहीं करूंगा। अंत में हीरामन तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत की लदनी। कहानी का अंत गीत की इस पंक्ति के साथ होता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के अनुसार रेणु की तीसरी कसम भी आकार में बड़ी और अंचल विशेष के जीवन को लिए हुए है, लेकिन इसमें एक आंतरिक संगति या संगीत है जो बाहर के बिखराव को भीतर से जोड़े और बांधे रखता है। इससे कलात्मक रचाव को ठेस नहीं लगने देता। हीरामन का अकेलापन पूरी कहानी में व्याप्त है। कंपनी की औरत की लदनी अब कभी नहीं करूंगा, इसमें आंतरिक संवेदना सृजन के धरातल पर है। अंत में उसका मारे गए गुलफाम गुनगुनाना कहानी का निचोड़ है, जिसकी स्वर लहरी कानों में अपनी गूंज छोड़ जाती है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कहानी के सारांश को देखते हैं। तीसरी कसम कहानी की कथा वर्तमान के एक बिंदु से शुरू होती है। हीरामन की गाड़ी में हीराबाई बैठी हुई है। वह इस तथ्य से अनजान होकर गाड़ी हाँक रहा है, उसे हीराबाई के होने का भान तो नहीं है, लेकिन उसे एक मधुर उपस्थिति का एहसास अवश्य हो रहा है। उसकी पीठ में गुदगुदी लगती है। कथा इस बिंदु के बाद सीधे आगे नहीं बढ़ती। हीरामन की स्मृतियां इस गुदगुदी से खुल जाती हैं और कथा पीछे की ओर लौट जाती है। हीरामन अपनी गाड़ी से जुड़े हुए पिछले अप्रिय अनुभव याद करने लगता है, जब कंट्रोल के जमाने में वह चोरबाजारी का माल लादा करता था और एक बार पकड़े जाने पर गाड़ी छोड़कर अपने बैलों की जोड़ी के साथ उसे भागना पड़ा था। तब उसने पहली कसम खाई थी कि चोरबाजारी का माल नहीं लादेंगे। उसके बाद दूसरी कसम तब खाई जब बांस लादने के कारण उसे गाड़ी का नुकसान झेलना पड़ा। तब उसने सोचा कि बांस कभी न लादेंगे और दूसरी कसम खाई। सर्कस कंपनी के काम में लगने पर हीरामन बहुत खुश है। पहले बाघ गाड़ी ढोने की वजह से उसे अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी करते हुए कभी पीठ में ऐसी गुदगुदी नहीं लगी जैसे आज उसे लग रही है। स्मृतियों की रेखा फिर वर्तमान बिंदु पर आ जाती है और हीरामन सोचता है, औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी में बैठी है, गाड़ी महक महक रही है। इस कथा के निर्माण में केवल घटनाओं का हाथ नहीं है। घटनाएं तो बहुत थोड़ी हैं, मुख्य हाथ है 2 विशिष्ट प्रकार के चरित्रों की सह उपस्थिति सह परिवेश का। हीरामन को यह बोध होता है कि उसके पास कोई सुंदर स्त्री बैठी है। यदि हीरामन एक विशेष प्रकार का गाड़ीवान नहीं होता तो शायद कथा इस प्रकार विकसित न होती। उसके मन में इस अनजान सौंदर्य के प्रति एक विशेष प्रकार का आदर भाव है। वह स्वभाव से बहुत सिलवान और कोमल है। जब सड़क के छोटे से खड्डे में गाड़ी का दाहिना पहिया हिचकोले खाता है और हीराबाई के मुंह से सिसकी की आवाज निकलती है, तब हीरामन बैल को दुआली से पीटते हुए कहता है, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है क्या? इस पर हीराबाई कह उठती है, आ मारो मत। और हीरामन को यह अनुभव होता है कि यह औरत बाणी और हृदय से भी कोमल है और दोनों यह महसूस करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति आदरशील या कोमल है। यहाँ से कथा को अभिप्रेत दिशा ग्रहण करने में सफलता मिलती है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में
लैला बनने वाली हीराबाई को कौन नहीं जानता, पर हीरामन ने 7 वर्षों तक लगातार मेलों में लदनी करने पर भी कभी नौटंकी नहीं देखी। जब गाड़ी में हीराबाई के मुख पर चांदनी पड़ती है तो हीरामन चीखते चीखते रुक जाता है। अरे बाप रे, ये तो परी है। यहीं से कथा में दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव व्यक्त होता है। समान नाम होने के कारण हीराबाई हीरामन को मीता कहकर पुकारती है और हीरामन के गीतों को सुनकर मार्ग में मग्न होकर चलती है। हीरामन भी हीराबाई का परिचय सबसे छुपाता हुआ धीरे धीरे नियत स्थान को बढ़ता चलता है। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास आकर हीरामन व हीराबाई ने विश्राम किया। हीरामन के भोलेपन ने हीराबाई को पूरी तरह मोह रखा था। हल्के हास्य के पुट के साथ कथा यहाँ से आगे बढ़ती चलती है। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है और उसे हीरामन पर इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की बात ही नहीं उठती उसके मन में। महुआ घटवारिन की कथा व गीत सुनते हुए समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ननकपुर पहुंचते पहुंचते ही संध्या हो जाती है और सामने फारबिसगंज भी दिखने लगा। तिरपाल से चारों तरफ गाड़ी को घेर कर हीरामन सोचता है कि हीराबाई सुबह रौता कंपनी के मैनेजर से बात कर भर्ती हो जाएंगी। अपने गांव के लालमोहर, धन्नीराम और पलट दास के साथ वह खाना खाने निकल जाता है। हीरामन जब तक लौटता है हीराबाई को लेने कंपनी का आदमी आ चुका है और हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। हीराबाई उसे नौटंकी के पास बनवाने की बात का दक्षिणा देकर कंपनी के आदमी के साथ चली गई। अगले दिन हीराबाई ने हीरामन को 5 पास दिए और हीरामन ने गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए कि हमने नौटंकी देखी है, ऐसा आश्वासन लेकर नौटंकी में जाने का इरादा किया। नौटंकी में हीराबाई के नाचने के दौरान की जाने वाली छींटाकशी से हीरामन के कलेजे में आंच लगी और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट पर आ गई। हीराबाई के आदमी समझ उन्हें 1 रुपये वाले दर्जे में पुनः बैठाकर नौटंकी शुरू हुई। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। पलटवास हीराबाई को सियासु सुकुमारी की तरह आदर के भाव से देखता है। हीरामन दिन भर भाड़ा ढोता सा होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता और हीराबाई की पुकार कानों में मंडराने लगती। भैया मीता, हीरामन उस्ताद, गुरुजी, पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने से पहले स्टेज पर नमस्कार करता। हीरामन मन ही मन परेशान है। हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई बाजारू औरत है, कितनों लोगों से लड़े हुआ। लोग तो राजा को भी पीठ पीछे गाली बकते हैं, पर वह सोचता है कि हीराबाई की नौटंकी छोड़कर सर्कस कंपनी में काम करने की सलाह देगा। तभी लालमोहर उसे हीराबाई के स्टेशन पर पहुंचने और उसे ढूंढने का समाचार देता है। हीरामन बैलगाड़ी छोड़ दौड़ता हुआ पहुंचता है तो हीराबाई उसे उसकी थैली जो उसने नौटंकी देखते समय उसके पास रखवाई थी सौंपते हुए जाने की बात कहती है। कोट पतलून पहने बाबू के साथ रेलगाड़ी पर बैठ जाने से पहले हीराबाई के दिए रुपये को लेने से इनकार कर हीरामन बाहर खड़ा उसे टकटकी लगाए देखता रहा। हीराबाई ने कहा, तुम्हारा जी छोटा हो गया है क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। रूंधे गले से हीराबाई यह कहते हुए गाड़ी में बैठकर भी दूर तक हीरामन को देखती रहती है। प्लेटफार्म खाली होने के साथ मानो हीरामन की दुनिया ही खाली हो गई। रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क पर जाते हुए जैसे हीरामन तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा और नौटंकी में सुने गीत को याद करता है। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। ये रहा सारांश। अभी हम लोगों ने
कहानी के सारांश को देखा। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के उद्देश्य को देखते हैं। रेणु ने अन्य कहानीकारों से अलग हटकर एक नई जमीन की तलाश की है और वह जमीन उनकी अपने गांव की जमीन है, जहां के जमीन जीवन को उन्होंने गहराई से जिया है और उसके रूप रंग, सुख दुख, शुभ अशुभ, शिव अशिव का गहरा अनुभव प्राप्त किया है। इस तरह उनकी तीसरी कसम कहानी का मूल उद्देश्य भोगे हुए ग्राम्य परिवेश और उनकी चेतना को गहरी अभिव्यक्ति देने के साथ प्रेम व संवेदना की अंतःसलिला को सामाजिक यथार्थ की धारा से जोड़ते हुए प्रस्तुत करना भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रेणु की कहानियों को भोगे हुए जीवन के अभिव्यक्ति कहा है। इस लंबी व सशक्त कहानी के विषय में डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, संगीत के सूक्ष्म में स्वर की तरह संवेदना के स्वर पर एक एक प्रतिक्रिया अपना प्रभाव छोड़ती चलती है और अंत में वे एक घनीभूत प्रभाव में घुल मिल जाती है। अब क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन एवं नायिका हीराबाई के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु को देखेंगे। हल्के फुल्के थोड़ा सा एक दो सेंटेंस में उसकी भूमिका के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हीरामन के चरित्र चित्रण के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो इसी भूमिका दो सेंटेंस। तीसरी कसम कहानी के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु जी। तीसरी कसम कहानी एक आंचलिक कहानी है। कहानी के प्रमुख पात्रों में हीरामन का चरित्र सबसे अलग एवं आदर्श के प्रतिमानों पर खरा उतरने वाला है। हीरामन के चारित्रिक विशेषताओं को हम लोग 7 बिंदुओं पर देख सकते हैं। ये बिंदु हैं, प्रथम हृष्ट पुष्ट शरीर वाला, अपने बैलों से अतिशय प्रेम करने वाला। तीसरा, हीरामन बेहद सरल एवं सच्चा है। चौथा, लोकगीतों का जानकार है। पांचवा, आदर्श प्रेमी है, वाक कला में माहिर है। एवं सातवां, त्यागी पुरुष। तो ये वे 7 बिंदु थे जिस पर हम लोग हीरामन के चारित्रिक विशेषताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम लोग हीराबाई के चारित्रिक विशेषताओं का किन बिंदुओं पर मूल्यांकन करेंगे देखते हैं। थोड़ी सी 2 लाइन जो है भूमिका। तीसरी कसम एक आंचलिक कहानी है। इसमें नेपाल की तराई से लेकर फारबिसगंज जैसे छोटे शहरों का बड़ा ही यथार्थपूर्ण चित्रण हुआ। कहानी के प्रमुख पात्रों में हीरामन एवं हीराबाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हीराबाई कहानी की प्रमुख पात्र एवं नायिका है। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को हम 6 रूपों में चित्रित कर सकते हैं। वो 6 रूप ये हैं। देखिए, पहला, हीराबाई प्रसिद्ध नर्तकी है। हीराबाई अति सुंदरी है, वो अच्छी श्रोता है। चौथा, कुशल पारखी है। पांचवा, कला की सच्ची कद्रदान है। और छठवां, हृदय से हीरा के प्रति समर्पित है। तो ये था हीरामन और हीराबाई के चारित्र के विशेषताओं के प्रमुख बिंदु। तो बच्चों, आज हम लोगों ने फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी तीसरी कसम, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। उसके तहत हम लोगों ने लेखक का परिचय देखा, शीर्षक के औचित्य को ध्यान दिया, कहानी का सारांश देखा, कहानी का उद्देश्य देखा एवं कहानी का प्रमुख पात्र हीरामन एवं नायिका हीराबाई के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदुओं से परिचित हुए। एक बार आप लोगों को मैं याद दिलाऊं कि स्क्रीन पर लेखक का परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ एवं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और ये जो हीरामन और हीराबाई के
चरित्र की मुख्य विशेषताओं के जो बिंदु हैं वो जो है आते रहेगा। उसे आप कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे एवं पाठ को 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ, और वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, ताकि पाठ परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो जाए। और एक बात, इसके बाद जो है मात्र आपका पाठ्य पुस्तक से जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है वो, या कथा संचयन जो सहायक पाठ है वो, उससे सब में से केवल एक पाठ रैदास के पद जो है बाकी रह जाता है, जिसको कल मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और आपका पूरा का पूरा पाठ्य पुस्तक, मुख्य पुस्तक और सहायक पाठ, इन दोनों के सभी पाठों का हम लोगों ने अवलोकन किया। अब बच जाता है व्याकरण, उसके लिए फिर बाद में। ठीक है, वीडियो को मैं यहीं बंद करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।